हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करेंगे फोरकास्टिंग चैप्टर की फोर्थ क्लास। फर्स्ट क्लास में हमने चैप्टर के बारे में बताया था और क्वेश्चन कराए थे। सेकंड क्लास में क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराए। थर्ड क्लास में होमवर्क वाले क्वेश्चन कराए और आज फोर्थ क्लास में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराते हैं। उन क्वेश्चनों को भी आपको ध्यान से समझना है। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है बेटा टाइप सी के क्वेश्चन। हमने 3 टाइप में क्वेश्चनों को कन्वर्ट किया हुआ, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। तो आज हमारा टाइप सी के क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं टाइप सी के कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट के बारे में। तो इससे पहले क्वेश्चन को हम स्टार्ट करें, उनसे पहले हमारा कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है जो इस टाइप सी के क्वेश्चन से रिलेटिव है, तो उसको समझ लेते हैं। हाँ जी, ये लीजिए बेटा, एक टॉपिक है बेटा हमारे पास फोरकास्टिंग एरर। तो बात करते हैं सबसे पहले फोरकास्टिंग एरर किसको कहते हैं बेटा। फोरकास्टिंग एरर का मीनिंग क्या है? तो बहुत सिंपल सा मीनिंग है बेटा। फोरकास्टिंग एरर का मतलब ये होता है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं डिमांड को पहले से, और एक्चुअल डिमांड में और एक्सपेक्ट डिमांड में यदि कुछ डिफरेंस आता है तो उसी को कहा जाता है फोरकास्टिंग एरर। लिखा हुआ है यहां पर, नॉर्मली देयर इज ए गैप बिटवीन फोरकास्टिंग डिमांड एंड एक्चुअल डिमांड। दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस आएगा उसे हम बोलेंगे फोरकास्टिंग एरर, और वो एरर माइनस में या प्लस में किसी में भी आ सकता है। इसका मतलब यदि हमने ये एक्सपेक्ट किया है कि हमारी डिमांड आएगी नेक्स्ट मंथ के अंदर या नेक्स्ट ईयर में 1000 यूनिट की, और डिमांड 1000 यूनिट से कम आ जाए या फिर ज्यादा आ जाए, दोनों ही केस के अंदर हमारा क्या है? एरर है फोरकास्टिंग। इसका मतलब 2 टाइप से एरर आ सकता है, माइनस में भी और प्लस में भी। अब मैं आगे थोड़ा सा डिस्कस करता हूं कितने टाइप के एरर होते हैं। तो बेटा फोरकास्टिंग में 2 टाइप के एरर होते हैं, 2 मेजरमेंट ऑफ एरर। ठीक है, एक का नाम है मेड, MAD मेड, और एक का नाम है बायस। अब देखो, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। तो मेड का मीनिंग क्या है? मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, और बायस BIAS। ये 2 फोरकास्टिंग के एरर हैं। अब एरर कैसे हो सकते हैं, इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको पहले सॉल्व कराता हूं। ये लीजिए बेटा, इन दोनों एरर को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे पहले। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें। यहां पर एज्यूम कर लिया बेटा हमने, ईयर हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास फोरकास्ट की डिमांड है। ये हमारे पास एक्चुअल, ये है बेटा सिंपल सा। लीजिए टेबल ले लेते हैं, इसको एक टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर लेते हैं। अब ये पार्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे ईयर, हाँ जी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ, 5 ईयर की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। माना हमने फर्स्ट ईयर में ये फोरकास्ट किया कि हमारी जो डिमांड आएगी वो 1000 यूनिट की आएगी। सेकंड ईयर में फोरकास्ट किया 900 की आएगी। थर्ड ईयर में फोरकास्ट किया 1500, और फोर्थ ईयर में 2000, और फिफ्थ ईयर में 500। ये बेटा हमने फोरकास्ट किया।
अब बात करता हूं जो एक्चुअल में फर्स्ट ईयर में डिमांड आई, वो बेटा आई 950 की। इसका मतलब क्या है, फोरकास्टिंग में एरर है। हमने सोचा था कि डिमांड आएगी नेक्स्ट ईयर में 1000 यूनिट की, लेकिन डिमांड सिर्फ आई एक्चुअल में 950 की, तो इसका मतलब एरर है। हमने फिर नेक्स्ट ईयर में ये फोरकास्ट किया कि डिमांड आएगी 900 की, लेकिन डिमांड आगे बेटा हमारे पास 1100 की, अब भी एरर है। डिमांड कम आए या फिर ज्यादा आए, दोनों ही केस में क्या एरर है। फिर नेक्स्ट ईयर हमने डिमांड फोरकास्ट किया तो 1500 का, लेकिन एक्चुअल में डिमांड आई 1600 की। नेक्स्ट ईयर डिमांड आई 1800 की एक्चुअल में, और नेक्स्ट ईयर आई डिमांड आपकी 400 की। तो आप देख सकते हो बेटा हर एक पीरियड के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर है, तो इसका मतलब गलती है। तो एरर का मतलब क्या है, यदि हमारी डिमांड फोरकास्टिंग डिमांड से एक्चुअल डिमांड कम आए या फिर ज्यादा आए, दोनों ही केस में क्या एरर है। अब यहां से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, हम यहां से निकालेंगे मेड। सबसे पहले मेड का मतलब क्या है, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। पहले मैं निकालता हूं यहां पर एब्सोल्यूट डेविएशन। हाँ भी, एब्सोल्यूट डेविएशन पहले मैं निकालता हूं यहां से, तो चेक करेंगे कैसे आता है एब्सोल्यूट डेविएशन। ये मेन समझने का पार्ट है हमारे लिए। ये लीजिए, बहुत सिंपल सा पार्ट है बेटा, समझ लो। एग्जाम्पल समझ लिया तो समझ लो, क्वेश्चन समझ में आ गया आपके, बहुत इजी। क्या है बेटा, 1000 और 950 के अंदर डिफरेंस कितने का है, 50 का। प्लस माइनस की बात नहीं कर रहा मैं यहां पर, सिर्फ ओनली डिफरेंस। 900 और 1100 में डिफरेंस कितने का, 200 का। 1500 और 1600 में डिफरेंस कितने का है, 100। यहां पर 200 और यहां पर 100। इसका मतलब ये हमारा क्या आ गया, एब्सोल्यूट डेविएशन। यदि मुझे क्वेश्चन में निकालना है क्या, मेड, MED, मेड, मेड माने मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें करना पड़ेगा जितने भी हमारे पास डेविएशन दे रखे हैं इन सब का टोटल। तो टोटल करेंगे तो क्या आएगा, 200, 200, 400, 5 और 6, 650 आ गया हमारे पास इसका टोटल। और यदि मुझे निकालना मेड, तो मैं क्या करूंगा बेटा, 650 डिवाइड बाई, मुझे निकालना है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। टोटल एब्सोल्यूट डेविएशन है 650, कितनी यूनिट का, कितने ईयर का, 5 ईयर का। तो 5 से मैं इसको कर दूंगा डिवाइड, 5 पीरियड का मैंने लिया है, तो बेटा ये आ जाएगा मेरे पास 130। ये हो जाता है मेरे लिए क्या, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। इसका मतलब मैं इस सब को और किस टाइप से प्रेजेंटेशन कर सकता था, एक बार इसको भी समझ लें। मैं कैसे निकालता, मैं निकालता मेड निकालने के लिए सबसे पहले 1000 माइनस, ये माइनस का साइन नहीं है, ओनली डिफरेंस के लिए साइन लगाते हैं, इसलिए ये ये साला साइन लगेगा इसमें। इसके बाद में प्लस सेकंड पीरियड डिफरेंस 11 का, प्लस 1500 और 1600, और ये 18 प्लस और इन सब के डिवाइड में 1 2 3 4 5। हाँ जी, ये भी मैं कर देता तो बेटा मेरा निकल के आता, पहले इन दोनों का डिफरेंस कितना, 50, इन दोनों का डिफरेंस कितना,
ये निकलता बेटा ये हमेशा जो मेड आएगा बेटा वो पॉजिटिव आएगा, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये जीरो में सॉरी माइनस में आ जाए या जीरो में आ जाए। जीरो में आएगा तो इसका मतलब कोई डेविएशन था ही नहीं, तो कोई एरर ही नहीं था, तो मेड ही क्यों निकालते, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं बायस की, अब थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा, हम बात करते हैं किसकी, बायस की। तो एग्जाम्पल क्या होता है उसके लिए ध्यान से समझना बेटा। सबसे पहले इन दोनों में मुझे बताओ, हम पहले एक्सपेक्टेड निकालते हैं या एक्चुअल? सबसे पहले हम निकालते हैं फोरकास्टिंग डिमांड, उसके बाद आती है हमारी एक्चुअल डिमांड। इसका मतलब जो पहले निकाली हमने उसमें से माइनस करेंगे हम एक्चुअल डिमांड को। तो इसका मतलब कैसे, 1000 माइनस 950, और ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया और फिर प्लस का साइन, फिर दूसरा 900 माइनस 1100 ब्रैकेट प्लस 1500 माइनस 1600 प्लस 2000 माइनस 1800 प्लस माइनस ये लीजिए, और इन सब के डिवाइड में कितनी यूनिट है, 5 ईयर है ना 5, तो 5 वैल्यू है तो 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखो 100 में से 1000 में से 950 को माइनस किया तो प्लस के 50, और बेटा 900 में से जब हमने माइनस कितने को किया 1100 को, तो बेटा माइनस के 200। इसके बाद 1500 में से माइनस किया हमने कितने को, ठीक है, 1500 में से माइनस किया हमने कितने को 1600 को, माइनस के 100 प्लस के 200 और प्लस के 100 और डिवाइड बाय आ गया 5। तो बताओ कितना, माइनस माइनस के कितने हैं 300 और प्लस के कितने 50। तो ये बेटा हमारे पास चेक करेंगे तो देखो माइनस के 3 यारे हैं, तो हमारे पास सिर्फ प्लस के बचते हैं 50 और डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 10। ये जो वैल्यू है ये बेटा प्लस में भी आ सकती है, जो बायस है हमारा ये क्या क्या आ सकता है, ये माइनस में भी आ सकता है, इसका मतलब नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा मेड, ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए मेड और बायस में डिफरेंस समझ में आ गया, तो इन्हीं से रिलेटिव हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन समझते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं, मेड, एब्सोल्यूट डेविएशन और बायस, इनके बारे में लिखा हुआ पढ़ना होता है, यहां से हम पढ़ सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, इनसे रिलेटिव क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आगे देखेंगे क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखें बेटा प्रॉब्लम नंबर 3, यहीं पर समझने ना, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। द डिमांड फॉर स्वेबिंग मशीन वाज एस्टिमेटेड एज 1000 per month for 5 months. Later on, the actual demand was found as 900, 1050, 1000, 1100 and 1100 and 950 रेस्पेक्टिवली। ये 5 मंथ की हमें पास क्या दे रखी है, एक्चुअल में डिमांड दे रखी है। वर्कआउट मेड एंड बायस एनालिसिस वेदर द फोरकास्टिंग मेड वाज एक्यूरेट। बेटा हमें एस्टिमेटेड डिमांड थी पांचों पीरियड के लिए, क्या थी, पांचों मंथ के लिए 1000 पर मंथ, लेकिन एक्चुअल में पांचों मंथ में जो डिमांड आई वो अलग अलग आई है। तो हमें निकालना सबसे पहले मेड, कैसे चेक करेंगे मेड निकालने के लिए 1000 और 900 का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस लेना सिर्फ, और डिफरेंस लेने के बाद 5 से कर देंगे डिवाइड, क्योंकि ये 5 डिफरेंस है, तो हमारा निकल के आ जाएगा 60 यूनिट का, क्या निकल के आ गया आपका मेड। बायस की बात करें तो बायस में हमें पता चला बेटा जितनी वैल्यू प्लस में आ रही है इतनी ही वैल्यू हमारी माइनस में आ रही है, तो बेटा ये आ गया हमारा 0। इसका मतलब 900 में से हमने माइनस किया 900, 1000 में से माइनस किया 900 को, तो प्लस के 100, यहां माइनस के 50, ये 0 है इनमें, और ये हमारा पास माइनस के 100 और नेक्स्ट में 50 प्लस के। तो चेक किया हमारे पास इतनी वैल्यू प्लस में इतनी वैल्यू माइनस में, डिवाइड बाय हमने 5 करेंगे तो 0। कंक्लूजन क्या लिखेंगे, इन दिस केस, इस केस के अंदर मेड इज 60 यूनिट, मेड तो एरर आया 60 का,
वेयर बायस हैज नो डेविएशन, बायस में कोई डिफरेंस नहीं है, तो सिंस मेड मेजर, सिर्फ मेड को ही मेजरमेंट करेंगे ओवरऑल एक्यूरेसी के लिए, तो हमारे पास इट इज फाउंड दैट द फोरकास्टिंग इज नॉट बेस्ड ऑन द एक्यूरेट मॉडल। ठीक है, तो इसलिए इसमें कितने परसेंट का एरर है, एरर कैसे चेक करेंगे, तो बेटा हमने एस्टिमेटेड क्या कर रखा था 1000, ठीक है, आनी चाहिए, और हमारा आया कितना, ये डिफरेंस आया, तो हम कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, 60 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100, तो 6% का हमारा क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा निकल के। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था 2012 सिलेबस के अंदर, ठीक है बेटा, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही, दो फोरकास्टिंग एरर के नाम लिखिए, तो सिर्फ हमें लिखना था मेड और बायस, इसी के लिए 2 मार्क्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे ट्रैकिंग सिग्नल का, उसके लिए ट्रैकिंग सिग्नल पहले निकाल लें, थ्योरेटिकल पार्ट पहले देख लें। हाँ जी, मेड और बायस के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रैकिंग सिग्नल, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में टीएस। तो ये क्या है, द डिफरेंस इज फोरकास्टिंग डिमांड एंड द एक्चुअल डिमांड हैज ऑलवेज बीन ए कंस्टेंट टू द मैनेजमेंट, द डिफरेंस शुड बी ए लो एज ए पॉसिबल। यदि बेटा हमारा जो फोरकास्टिंग का एरर है, जो डिफरेंस है, यदि वो कम होगा, ठीक है, तो आराम से उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक प्रकार से ट्रैकिंग सिग्नल का मतलब क्या है, जैसे हमारा रेड लाइट का सिग्नल होता है, ठीक है, ऐसे ही हमारा ट्रैकिंग सिग्नल होता है, उस लेवल से कम अप या ज्यादा डाउन में यूनिट, यदि हमारा रिजल्ट ज्यादा अप और ज्यादा डाउन में आ रहा तो हो सकता है कंट्रोल ना हो, तो कितने परसेंट में हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये शो करता हमारा टीएस। तो देखो इसमें लिखा हुआ ट्रैकिंग सिग्नल आर ऑफन यूज द मॉनिटरी, इसका मतलब चेक करने के लिए होता है द फोरकास्टिंग स्पेशली व्हेन द ओवरऑल फोरकास्ट इज सस्पेक्ट। यहां से समझो, इफ द टीएस इज अराउंड 0, जो टीएस होना चाहिए वो 0 के अराउंड होना चाहिए, लेकिन 0 के अराउंड लगभग 0 के आसपास, तो कितना आसपास, तो आगे कहता द फोरकास्टिंग मोड इज परफॉर्मिंग वेल। यदि हमारा टीएस 0 के अराउंड होगा तो समझ लो फोरकास्टिंग हमारी सही है और आराम से कंट्रोल की जा सकती है। यदि हमारा टैगिंग सिग्नल एक्सीड, इसका मतलब ज्यादा होता प्लस या फिर -4, इसका मतलब -4 या +4 से, या तो -4 से ज्यादा पहुंच जाए, -5 -6, या फिर पहुंच जाता है हमारे पास +4 के ऊपर +5 +6, तो समझ लो हमारा आउट ऑफ कंट्रोल है। यदि +-4 के बीच में रहता है तो समझ लो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो जो एरर होगा वो इतना बड़ा एरर होगा डिमांड का इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन टैगिंग सिग्नल से रिलेटिव भी हम देख लेते हैं, और बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन आज की क्लास में उन सब क्वेश्चनों को कवर करते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टैगिंग सिग्नल। हमारे पास कैलकुलेट करना इस बार टैगिंग सिग्नल को फॉर द डिमांड ओवरकास्ट द स्वेबिंग मशीन वाज एस्टिमेटेड एज, सेम वही इंफॉर्मेशन, वही क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है, 1000 पर मंथ हमारे पास एस्टिमेटेड डिमांड है, और एक्चुअल में जो आई है वो 900, 1050, 1000, 1100, 950। आपको क्या करना, आपको इसके अंदर, ठीक है, कैलकुलेट करना है। क्या चीज कैलकुलेट करनी है बेटा, टैगिंग सिग्नल। तो टैगिंग सिग्नल कैलकुलेट करने के लिए पहले हम निकालेंगे बायस। तो हमने प्रॉब्लम नंबर 1 जो अभी हमने करा था उसी के अकॉर्डिंग, ये हमारा कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 3, हाँ जी, जो अभी हमने करा था क्वेश्चन नंबर 3 में ही सॉल्व कर ली थी, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमने यहां पे आंसर लिख दिया है। बायस तो हमारा क्या आएगा 0, लेकिन मेन एब्सोल्यूट डेविएशन आएगा 60, जो अभी हमने कैलकुलेट किया था। इसको चेंज कर लिया यहां पे, ठीक है, ठीक है। अब टैगिंग सिग्नल निकालने के लिए फार्मूला होता है बेटा क्या, बायस डिवाइड बाय मेन। हाँ जी, क्या, बायस डिवाइड बाय मेन। तो बायस की वैल्यू क्या है 0, और बेटा मेड की वैल्यू क्या है 60, डिवाइड में कर दिया हमने 0, ठीक है, तो ये आ गया हमारा 0। तो लिखा हुआ सिंस द वैल्यू ऑफ टैगिंग सिग्नल इज 0
एंड फॉल विद इन 4, जो हमारा 4 के अंदर आना चाहिए तो वो आ गया 0 के अराउंड आना चाहिए, तो वो 0 आ गया, इसलिए ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। और इसका कंक्लूजन है कि हम इसको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, क्योंकि हमारी बुक के अंदर कुछ मेथड के नाम लिखे हुए थे, इसलिए मैं इन क्वेश्चनों को रिलेट करा रहा हूं जिससे कि वो मेथड आपके कवर हो जाएं। सिंपल एवरेज निकालना है। द डिमांड फॉर 100 वाट्स बल्ब इन द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वाज 500, 600, 800 एंड 700। फोरकास्टिंग डिमांड बतानी है। सिंपल एवरेज से क्या करेंगे बेटा, D1, D2, D3, D4 को ऐड करेंगे और n से डिवाइड कर देंगे। D1 का मतलब डिमांड 1, डिमांड 2, डिमांड 3 पीरियड की और डिमांड 4 पीरियड की। चारों को ऐड किया, 4 से डिवाइड कर दिया, हमारा सिंपल एवरेज निकल के आ गया। इसके बाद 6 पे आते हैं। द डिमांड फॉर 100 वाट्स बल्ब इन द पास्ट 8 मंथ इज गिवन बिलो। इसे देख लेते हैं। हाँ जी, जनवरी फरवरी से लेकर अगस्त तक की इंफॉर्मेशन दे रखी है। कैलकुलेट करना मूविंग एवरेज फॉर ए पीरियड ऑफ 5। अब ये कैसे होगा, ये तो इतना ईजी है। मूविंग एवरेज निकालने के लिए कितने पीरियड का मूविंग एवरेज बताया, 5 मंथ। तो क्या करेंगे, मूविंग एवरेज निकालेंगे यहां पर, तो पहले मूविंग एवरेज 1 निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास 5 पीरियड से ज्यादा है, तो इसलिए हमारा 5 मंथ का मूविंग निकालना है। तो पहले 5 मंथ लेंगे, स्टार्टिंग के 5 मंथ, 1 2 3 4 5। पहले हमने 5 मंथ लिए, 5 का टोटल 5 से डिवाइड, फिर पहला मंथ छोड़ देंगे और सेकंड से स्टार्ट करेंगे 6 तक, फिर डिवाइड, फिर नेक्स्ट में भी यही काम करना, नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे, थर्ड से स्टार्ट करेंगे और 7 तक, और इसके बाद में फिर 4th से स्टार्ट करेंगे 8 तक। ठीक है, इसका मतलब मूविंग 1 में क्या करा हमने, पहले 5 का टोटल 5 से डिवाइड, नेक्स्ट में फिर पहला छोड़ दिया, सेकंड से स्टार्ट करेंगे सेकंड मंथ से और 5 मंथ तक लेंगे, हो जाएगा। बहुत सिंपल है। मूविंग एवरेज भी आ गया, मूविंग एवरेज का भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में था। अब आता नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो। द डिमांड फॉर 3 मंथ 400 वाट्स बल्ब इन गिवन बिलो। 3 मंथ के बेटा हमारे पास क्या दे रखे डिमांड, ठीक है, 100 वाट्स के बल्ब की। जनवरी में 500, फरवरी में 600 और मार्च में 800। अब कहता है इफ द वेट असाइन टू द पीरियड ऑफ जनवरी, फरवरी एंड मार्च। बेटा हमें वेट दे रखा इनका, जनवरी का है 0.25, फरवरी का है 0.35 और मार्च का है 0.4। ठीक है, अब रेस्पेक्टिवली तीनों का हो गया। फोरकास्ट द डिमांड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल बाय यूजिंग वेटेड मूविंग एवरेज। अप्रैल के लिए हमें मूविंग एवरेज निकालना है, तो क्या करेंगे, जो मंथ है हमारा जनवरी की डिमांड है, उस डिमांड को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, उसके वेट के साथ। फरवरी की मल्टीप्लाई करेंगे फरवरी के वेट के साथ, मार्च की डिमांड की मल्टीप्लाई करेंगे मार्च के वेट के साथ, और उनका टोटल। सिर्फ इतना सा काम करना, ये आ गया। D1 डिमांड 1, डिमांड 2, डिमांड 3, वेट 1, वेट 2, वेट 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करना, देयरफॉर वेटिंग मूविंग एवरेज में W1 D1 प्लस W2 D2 प्लस W3 D3, और बेटा आपस में हमने इनको कर दिया मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके कर दिया टोटल। ये आ गया बेटा अप्रैल मंथ के लिए हमारा फोरकास्टिंग मूविंग एवरेज से। अभी 8 को छोड़ेंगे, अभी 9th को छोड़ दें, अभी मैं इनको भी कराऊंगा। इसके बाद अभी चलते हैं हम 10th क्वेश्चन की तरफ। इसको समझ लो पहले एक बार। द पास्ट डाटा अबाउट द लोड ऑन ए स्टेपिंग सेंटर आर एज फॉलो। मंथ दे रखे बेटा, लोड और मशीन आवर दे रखे, ठीक है। अब हमारे पास कितने दे रखे हैं, ये बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 है। क्वेश्चन में कहता है इफ ए 5 मंथ मूविंग एवरेज, 5 मंथ का मूविंग एवरेज यूज करना है, और 2 फोरकास्ट द नेक्स्ट मंथ ऑफ द लोड ऑन द सेंटर द डिमांड। बेटा ध्यान से समझना, दिसंबर 2012 के लिए हमें क्या करना है, मूविंग एवरेज से फोरकास्टिंग करनी है। मूविंग एवरेज से फोरकास्टिंग करने किसके लिए, दिसंबर 12 के लिए। तो क्या करेंगे, दिसंबर 12 से पहले के 5 मंथ लेने। इसका मतलब एक तो ये लेना है, 2 3 4 और 5, ठीक है।
तो क्या करेंगे, दिसंबर 12 के लिए फोरकास्टिंग करेंगे तो दिसंबर 12 से पहले के 5 मंथ लेंगे। नवंबर की डिमांड लेंगे, अक्टूबर की लेंगे, सितंबर की लेंगे, अगस्त की लेंगे और जुलाई की लेंगे। इन पांचों का टोटल और 5 से डिवाइड हो गया हमारा आंसर। इसके बाद इसी टाइप से, ठीक है, हमें सेकंड पार्ट देखना। सेकंड पार्ट में कहता है इट कंप्यूट ए वेटेड 3 मंथ मूविंग एवरेज फॉर दिसंबर 12 के लिए। सर दिसंबर 12 के लिए हमें मूविंग एवरेज निकालना है 3 मंथ का, 3 मंथ का। वेयर आर द वेट आर, अब देखो जो हमारे पास वेट दे रखा है इनका क्या है, वो वेट 0.5 फॉर द लेटेस्ट मंथ। अब लॉजिक समझो, लेटेस्ट मंथ का मतलब यह है कि बेटा दिसंबर 12 के लिए फोरकास्टिंग करोगे तो लेटेस्ट मंथ होगा नवंबर। तो ये जो 0.5 है ये नवंबर के लिए है, 0.3 अक्टूबर का वेट है और 0.2 आपका सितंबर का वेट है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसका मतलब 963 नवंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, 913 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 से और बेटा 862 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से और उनका टोटल ये लीजिए हमारे सामने वेटेड मूविंग एवरेज। देखो यही बताया मैंने, नवंबर का वेट, नवंबर की डिमांड, तो नवंबर का वेट है 0.5, मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे टोटल कर लिया और ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है जी, तो ये समझ में आ गया होगा पार्ट। अब कुछ थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, 2 क्वेश्चन है उनको भी समझ लेते हैं अभी। इसके लिए पहले थ्योरेटिकल पार्ट पे आते हैं। हाँ जी, अब आता है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। बेटा ये एक और फार्मूला है, इसको भी समझ लो। दिस मेथड इज मोर पॉपुलर, ये मेथड भी एक पॉपुलर मेथड है। द पैटर्न ऑफ द वेट इज एक्सपोनेंशियल इन फॉर्म, ये जो पैटर्न दिया गया बेटा वेट के एक्सपोनेंशियल में दिया गया है। इन दिस मेथड द डिमांड फॉर द मोस्ट रिसेंटली पीरियड इज वेट मोस्ट हैविंग एंड द वेट फॉर जस्ट प्रेसिडिंग पीरियड आर लोवेड एक्सपोनेंशियल। ये कहता है बेटा ये वहां पर यूज किया जाता है जहां पर बहुत ही कम टाइम के लिए, समझा, लेटेस्ट मंथ का डाटा लेकर इस पे हम काम करते हैं। ठीक है, लेटेस्ट मंथ का। एज वी गो बैक इन टाइम द वेट इज डिस्क्राइब्ड एक्सपोनेंशियली। दिस मेथड कैन नॉट बी यूज, लेकिन ये मेथड कहां पर यूज नहीं होगा। हाँ जी, दिस मेथड कैन नॉट बी यूज फॉर एन आइटम, एक आइटम पे जहां पर का विच हैज ट्रेंड और सीजनली पैटर्न। यदि कोई ट्रेंड या सीजनली पैटर्न का काम है तो वहां पर यह यूज नहीं होता मेथड। जैसे बेटा जाड़ों के सीजन में हम यदि इस मेथड का यूज करें तो गलत हो जाएगा। कब पता चला, हमने जनवरी का डाटा लेके फरवरी की फोरकास्टिंग की और फरवरी का डाटा लेके मार्च की फोरकास्टिंग की, तो बेटा मौसम में चेंजिंग आ गया, तो जो डिमांड हमारी जनवरी और फरवरी में होगी कपड़ों की वो मार्च में नहीं होगी। या फिर हमारा सीजनली पैटर्न के बाद में आता कोई दिवाली का त्योहार है, दिवाली पे किसी चीज के पटाखों की हमने डिमांड करी या कोई दीपावली पे लाइटों की हमने देखा कि हमारे पास नवंबर में इतनी लाइटिंग बिकी है तो दिसंबर में कितनी बिक सकती हैं, तो वहां भी ये पैटर्न यूज नहीं होगा। इसका मतलब कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो सीजनली हो या फिर कोई ट्रेंड पर वैल्यू हो, वहां पर यह फार्मूला यूज नहीं किया जाता। दिस इज बेस्ट सुटेड फॉर इंडिपेंडेंट डिमांड, लेकिन यह बहुत अच्छा मेथड है वहां पर जहां पर सीजनली पैटर्न नहीं होता है। ठीक है, ए न्यू फोरकास्टिंग इज प्रेजेंटेड एज ए अंडर। ये कैसे निकालते हैं, तो इसका फार्मूला है एन एफ इज इक्वल टू ओ एफ प्लस अल्फा ए डी माइनस ओ एफ। इनका मीनिंग बता दिया बेटा, एन एफ का मतलब न्यू फोरकास्टिंग, ओ एफ का मतलब ओल्ड फोरकास्टिंग, अल्फा का मतलब वेट फैक्टर नॉर्मली कॉल्ड स्मूथिंग कॉफिशिएंट और एडी का मतलब एक्चुअल डिमांड। ये फार्मूला है। इस फार्मूले से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, उन क्वेश्चनों को पहले हम कवर करते हैं। चलते हैं टाइप सी की तरफ।
इसके लिए सबसे पहले हम बेटा क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है, पहले हम देखेंगे इसके लिए क्वेश्चन नंबर 9 को। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 को आप देखो, लिखा हुआ क्या है, द एक्चुअल डिमांड फॉर 5 पीरियड आर 1100, 1000, 1120, 1400 and 1250 एंड द ओपनिंग फोरकास्टिंग फॉर द पीरियड 1। फर्स्ट पीरियड के लिए जो ओपनिंग फोरकास्टिंग लेंगे वो 1000। स्मूथिंग कॉफिशिएंट इज 0. हाँ जी 0.2। स्मूथिंग कॉफिशिएंट जिसको हम बोल देते हैं अल्फा, ठीक है, वो है हमारा 0.2। कैलकुलेट द न्यू फोरकास्टिंग फॉर द 5 पीरियड। 5 पीरियड के लिए नई फोरकास्टिंग करनी है ए पार्ट में। बी पार्ट में कुछ चेंजिंग है, पहले ए पार्ट समझ ले, बी पार्ट को इसके बाद हम करेंगे। चलिए, ए पार्ट वैसे मैंने सॉल्यूशन दे रखा ए पार्ट का, लेकिन हो सकता समझ में ना आए, इसलिए मैं इनको सॉल्व करा रहा हूं। देखें, ये लीजिए बेटा, ध्यान से समझ लेना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। हाँ जी, ए पीरियड के अंदर सबसे पहले हम निकालेंगे क्या बेटा, फर्स्ट पीरियड के लिए एन एफ। 5 पीरियड की पूछिए ना हमसे, तो फर्स्ट पीरियड के लिए एनएफ निकालेंगे। फार्मूला क्या होगा एनएफ निकालने के लिए, सबसे पहले लिखेंगे ओ एफ प्लस अल्फा, फिर एडी। एडी का मतलब एक्चुअल डिमांड और ओ एफ का मतलब ओल्ड फोरकास्टिंग। अब देखो, सबसे पहले जैसे हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग की बात होती है, इसी टाइप का क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहले हमें चाहिए फर्स्ट पीरियड के लिए ओपनिंग, जैसे ओपनिंग बैलेंस होता है ऐसे यहां पर क्या, ओल्ड फोरकास्टिंग। तो ये क्वेश्चन में गिवन है कि फर्स्ट पीरियड के लिए जो ओपनिंग में लोगे आप वो 1000 ले लेना सर। इसके बाद अल्फा में कितना है, 0.2 दे रखा बेटा, 0.2 दे रखा था क्वेश्चन में, ठीक है। और एडी एक्चुअल डिमांड कितनी थी फर्स्ट पीरियड में, एक्चुअल डिमांड कितनी है आप देखोगे तो फर्स्ट पीरियड में एक्चुअल डिमांड है बेटा 1100। तो यहां पर 1100 माइनस 1000 सॉल्व करेंगे तो बेटा ये 1000 प्लस, अब देखो 1100 में से 1000 को माइनस करेंगे तो 100, और 100 की 100 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 के 0 के साथ तो 20। तो बेटा हमारा आंसर कितना निकल के आ जाएगा 1020। ये फर्स्ट पीरियड का हमारा ओएफ आ गया बेटा, फर्स्ट पीरियड का एनएफ आ गया। अब न्यू फोरकास्ट निकालेंगे सेकंड पीरियड के लिए, तो क्या हो जाएगा बेटा ओएफ। तो इसका मतलब जो हमारे फर्स्ट पीरियड का आंसर है वो बेटा सेकंड पीरियड के लिए स्टार्टिंग में आ जाएगा। फिर यहां पर 0.2 और सेकंड में देखेंगे तो बेटा हमारे लिए दे रखा 1000 सेकंड पीरियड की डिमांड, तो एक्चुअल डिमांड माइनस 1020 और देखो यहां पे देखेंगे 1000 में से जब हम 1020 को माइनस करेंगे तो माइनस के 20 और माइनस 20 की 0.2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा माइनस के 4 आ जाएंगे, जिसकी वजह से यहां आ जाएगा 1016। 2 पीरियड की आ गई, तीसरे का हम यहां निकाल देते हैं। एन एफ इजिकल टू पहले ले लेंगे 1016 को थर्ड में प्लस 0.2 और यहां पे आएंगे तो थर्ड पीरियड की डिमांड देखें पहले क्या बेटा 1120। ये आ जाएगा बेटा 104 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 के साथ तो कितना आ जाएगा 20.8। तो ये बन जाएगा, टोटल करेंगे 1036.8।
फिर हम निकालेंगे 4 पीरियड के लिए, तो फिर वही NF इज इक्वल टू कितना 1036.8 और प्लस 0.2 और यहां पर कितना बेटा देखे एक बार 1400। इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। 1036.8 प्लस जब इसमें से इसको माइनस करेंगे जो वैल्यू आएगी उसकी इसके में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा चेक कर लें। ये और 5th पीरियड का निकालेंगे 1109.44 प्लस 0.2 और यहां पर 5th में कितना था हमारे पास चेक करें एक बार 1250। हाँ जी, इसको माइनस कर ले कैलकुलेटर से और इससे मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.11 आ जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 113 113.7.55 ये आगे। इसका मतलब ये पांचों आंसर हमारे यहां से मैच कर जाएंगे। ये आगे बेटा, ठीक है। ए पार्ट समझ में आ गया। बी पार्ट में ये कहता है इफ द स्मूथिंग कोफिशिएंट जो बेटा पहले क्वेश्चन में कितना था 0.2 था, वो कहते हैं इज चेंज टू 0.3 बिफोर द एंड ऑफ पीरियड 3। तीसरा पीरियड खत्म होने से पहले ये 0.2 की जगह 0.3 हो गया, तो व्हाट वुड बी द न्यू फोरकास्टिंग फॉर पीरियड। आपको बताना नई फोरकास्टिंग क्या होगी इन पीरियडों के लिए। तो देखो बेटा, पहले पीरियड के या सेकंड पीरियड में कोई आंसर चेंज नहीं, दोनों का आंसर यही रहेगा। मैं थर्ड से समझा देता हूं। हाँ जी, थर्ड से आंसर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए बी पार्ट देखते हैं। हाँ जी, बी पार्ट में देखेंगे हम थर्ड के लिए निकालेंगे, पहले दो का तो सेम सेम रहेगा। क्या हो जाएगा थर्ड में जैसे 1016 तो ये आएगा आएगा प्लस 0.3 आ जाएगा यहां पर बेटा। वही 1120 में वही जितना आएगा उसकी मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 0.3 के साथ। तो जब 0.3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस बार कितना आ जाएगा 31.2 ऐड कर लो 1047.2 आ जाएगा आंसर। ठीक है बेटा, ये हमारा ये आंसर आ जाएगा थर्ड के लिए। और यदि हमें फोर्थ के लिए भी निकालना हो और फिफ्थ के लिए भी निकालना हो तो वो भी देख लेते हैं एक बार। फोर्थ के लिए निकालते NF इज इक्वल टू 1047.2 प्लस 0.3 और यहां पर हमें पता फोर्थ पीरियड में कितनी डिमांड थी 1400 की, माइनस 1047.2 1047.2 प्लस
कैलकुलेटर पे चेक करके जल्दी बता कितना आता है। 105 पॉइंट कितना आ रहा बेटा 84, चेक कर लो टोटल कितना हो जाएगा 1153.04। इसके बाद हम फिफ्थ पीरियड का निकाल दें। फिफ्थ पीरियड का निकालेंगे तो वही हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 1153.04 प्लस 0.3 और यहां पर 1250 माइनस 1153.04, तो यहां बेटा हमारा आ जाएगा 1153.04 प्लस जो डिफरेंस है इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करोगे चेक कर लो कैलकुलेटर पर बेटा, आंसर को चेक करते रहना। किसी का कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे जरूर पूछ लेना बेटा, ठीक है। तो ये हमारा फिफ्थ का भी आंसर हो गया। इस टाइप से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब इसी के बेस पर क्वेश्चन नंबर 8 है जो अभी आपको करना है मेरे साथ साथ, और थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है उसके अंदर, उसको बेटा ध्यान से समझना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार देख लें, रीड करें क्या है। ये लीजिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, 9 मैंने कराई दिया। 8 देखो बेटा, ये कहता है ए रेस्टोरेंट हैड ए डिमांड ऑफ 500 स्वीट डिशेस इन जनवरी एंड फरवरी। जनवरी एंड फरवरी, देखो 500 की जो स्वीट डिशेस की डिमांड आई है वो तो आई है जनवरी में, एंड 600 स्वीट डिशेस की डिमांड आई है फरवरी में। एक रेस्टोरेंट के अंदर जनवरी में 500 स्वीट डिशेस की डिमांड आई, और जनवरी में 500 और फरवरी में 600। सो फॉर द रेस्टोरेंट मैनेजर had used average monthly demand to forecast for the each month of the next year. Average monthly demand for the sweet dishes last year. लास्ट ईयर जो स्वीट डिशेस की डिमांड थी वो 250 थी, और इन 250 स्वीट डिशेस का हमें यूज करना है जनवरी फोरकास्टिंग के लिए। लिखा हुआ है यूजिंग 250 स्वीट डिशेस एज ए द जनवरी फोरकास्टिंग एंड ए स्मूथिंग कॉफिशिएंट लेना है 0.8। वेट द रिसेंट डिमांड एंड कैलकुलेट द फोरकास्टिंग फॉर द मंथ ऑफ मार्च। बेटा मार्च के लिए फोरकास्टिंग करनी है, तो मार्च के लिए फोरकास्टिंग करने के लिए जब मार्च के लिए फोरकास्टिंग करेंगे तो हमारे पास डाटा कौन सा होगा फरवरी का, और जब हम फरवरी में फोरकास्टिंग करेंगे, फरवरी के लिए फोरकास्टिंग करेंगे तो डाटा कौन सा होगा हमारे पास जनवरी का। ठीक है, चलिए करते स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा ध्यान से समझेंगे बेटा। यहां पर हमने लिखा NF, पहले लिखेंगे फेब। क्यों जी बेटा? इसलिए क्योंकि पहले करेंगे फरवरी की फोरकास्टिंग, और फरवरी की जो फोरकास्टिंग होगा उसका यूज करेंगे मार्च की फोरकास्टिंग करने के लिए डाटा। जब तक हमारे पास फरवरी का फोरकास्टिंग नहीं होगी हम मार्च की फोरकास्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि फरवरी में जो आएगी फोरकास्टिंग वही तो मार्च में यूज होगी ओपनिंग में। तो कर दें स्टार्ट। NF इक्वल टू फेब, फार्मूला क्या है? ओल्ड फोरकास्टिंग। अब ओल्ड फोरकास्टिंग कौन सी लेंगे बेटा? क्वेश्चन में लिखा हुआ था जब आप जनवरी में फोरकास्टिंग करो तो बेटा 250 स्वीट डिशेस का यूज कर लेना ओपनिंग के लिए। ये आ गया ओल्ड फोरकास्टिंग प्लस हमारा वेट कितना दे रखा है 0.8। एक्चुअल डिमांड कितनी आई जनवरी में? ध्यान से समझो, जनवरी की डिमांड लेंगे क्योंकि फरवरी के लिए फोरकास्टिंग कर रहे हैं, लेकिन करेंगे कब? फरवरी के लिए जनवरी में। भाई फोरकास्टिंग का मतलब फ्यूचर के बारे में एनालाइज करते, फ्यूचर के बारे में तो पहले अनुमान लगाना है। तो जनवरी का डाटा यूज करके फरवरी के लिए फोरकास्टिंग करेंगे। तो जनवरी में हमारे पास डिमांड कितनी थी 500 की, और लास्ट ईयर कितनी एवरेज थी 250।
ये लीजिए, तो यहां पे बेटा 250 प्लस 500 में से 250 को माइनस करेंगे 250 आ जाएगा, 250 को मल्टीप्लाई करेंगे वेट के साथ 0.8 के साथ, इसका मतलब 200। तो बेटा ये आ गया फरवरी फोरकास्टिंग आ गई हमारे पास 450 यूनिट की। ओके, अब जब हम निकालेंगे न्यू फोरकास्टिंग मार्च, यस ये लीजिए, तो बेटा पहले 450 ये ओपनिंग का यूज हो जाएगा, 0.8 यहां आ जाएगा, और एक्चुअल डिमांड थी फरवरी में 600 की, और यहां पर 450, तो ये बन जाएगा बेटा 450, और ये हमारा पास 150 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 के साथ 120, तो इजुकल टू बन जाएगा 570। ये हो गया बेटा हमारा मेन आंसर जो फरवरी के मार्च के लिए था। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब कौन कौन से क्वेश्चन बचे हैं इस चैप्टर में, सिर्फ 1 और 2, उनको भी देख लेते हैं एक बार। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, फिर भी मैं करा देता हूं थोड़ा सा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। वैसे बेसिक ही है, कुछ एक्स्ट्रा तो काम है नहीं उसके अंदर। चलिए, हाँ जी, पूरा चैप्टर लगभग लगभग कंप्लीट हो गया है, सारे क्वेश्चन मैंने कवर करा दिए हैं। टाइप सी, हाँ जी, टाइप सी का फर्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कहता है। टाइप सी का फर्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या कहता है बेटा, देयर एग्जिस्ट ए रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड इट्स एनुअल प्रॉफिट। अंडरलाइन कर लो बेटा इसको। ये कहना चाहता है जो बेटा डाटा इंफॉर्मेशन गिवन है, वो डाटा के अंदर रिलेशनशिप किस किस के बीच में है, एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड इट्स एनुअल प्रॉफिट। जब हम किसी चीज पर रिसर्च करने पर बेटा कुछ खर्चा करते हैं तो कुछ ना कुछ तो यार यूनिट बनती होगी, उसको यदि हम बेच देते हैं तो बेटा हमारा जो एनुअल प्रॉफिट आता है वो कितना आता है। ये कहना चाहता है रिसर्च करा हमने, मतलब रिसर्च पर हमने कुछ खर्चा किया तो हमें फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो गया। तो द डिटेल ऑफ द एक्सपेंडिचर फॉर द लास्ट 6 ईयर इज गिवन बिलो। हमें लास्ट 6 ईयर की, लास्ट के 6 ईयर की एक्सपेंडिचर जो कराए हमने उनकी डिटेल गिवन है और एस्टिमेटेड प्रॉफिट भी गिवन है। और हमें इन डाटा का यूज करते हुए बताना है एस्टिमेट द प्रॉफिट व्हेन द एक्सपेंडिचर इज 6 यूनिट। 6 यूनिट पर यदि हम एक्सपेंडिचर करते हैं तो हमें क्या प्रॉफिट होगा। यहां 2001 से लेकर 2006 तक इंफॉर्मेशन गिवन है, और 2007 में 6 यूनिट पर जब हम खर्चा करेंगे तो बेटा कितना प्रॉफिट होगा ये बताना है हमें। 1 यूनिट का मतलब यहां पर 1 करोड़ रुपए का खर्चा है, इसका मतलब है यहां पर सिंपल बता रखा है। ठीक है बेटा, एक्सपेंडिचर फॉर रिसर्च जैसे ये 2 यूनिट के लिए, ये 3 के लिए, 5 के लिए, 4 के लिए, 11 के लिए, 5 के लिए। 2007 का नहीं, 2007 के जो 6 यूनिट का एक्सपेंडिचर है उसके लिए तो हमें आंसर निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इसका मतलब इस क्वेश्चन में बेटा ईयर का कोई रोल नहीं है, सिर्फ परफॉर्मेंस बनेगा ईयर का, लेकिन कहीं पर भी ईयर का कोई यूज नहीं होगा सॉल्व करने के लिए, सिर्फ परफॉर्मे में आएगा, बाकी इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि जो रिलेशनशिप है वो एक्सपेंडिचर का और प्रॉफिट का है। तो इन्हीं दो का, जैसे हमारे पास क्वेश्चन गिवन थे एक्स और वाई वाले, सेम ऐसा ही क्वेश्चन ये सॉल्व होगा एक्स और वाई की तरह। लेकिन आज मैं इसको आपको एक नए फॉर्मेट से इसको समझाऊंगा, एक्स और वाई को निकालना। पहले आपने लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप से करा हुआ है क्वेश्चन, अभी मैं आपको एक शॉर्ट तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगा। ठीक है, 2 क्वेश्चनों पे वो फार्मूला में अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे हमारा आंसर कैसे आता बेटा। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को मैं समझाने वाला हूं आपको, इस मेथड का भी आप यूज कर सकते हो। स्टार्ट करें, चलिए। जैसे अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो हम क्या करते थे, सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते थे तो हम सबसे पहले क्या करते थे बेटा, हम परफॉर्मा बनाएंगे। ऐसे क्वेश्चन के लिए कितने कॉलम बनाते थे, 4, एक ईयर का 5, इस बार एक कॉलम सिर्फ एक्स्ट्रा बना लेना ओनली। और देखो कितने इजी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं।
ये बेटा ईयर का कॉलम है, ये हमारा एक्सपेंडिचर का है, ये एक और कॉलम, ये हमारा प्रॉफिट का है, एक एक्स स्क्वायर का है और एक एक्स वाई का है। एक नए शॉर्ट फार्मूले से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं बेटा, इसको ध्यान से समझ लो। यदि ये क्वेश्चन आपने ध्यान से समझ लिया तो बेटा ये वाला फार्मूला आप और क्वेश्चनों पर भी अप्लाई करके देख सकते हो, जो मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास में क्वेश्चन कराए थे। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे ये ईयर है, क्योंकि जहाँ पर इनडायरेक्ट मेथड वाले क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं तो वहाँ बच्चों से थोड़ा लगता है कि लॉन्ग क्वेश्चन हो जाते हैं, इसलिए ईयर आ गया। ईयर के बाद ये क्या था क्वेश्चन में हमारे पास, एक्सपेंडिचर। ठीक है, और ये हमारा पास है प्रॉफिट, एनुअल प्रॉफिट। थोड़ा ध्यान से सभी समझेंगे नए मेथड से। देखो बेटा ईयर गिवन है क्वेश्चन में 2001 से लेकर 6 तक, ये लीजिए 1 2 3 4 5 6। हाँ जी बेटा, इस बार नया कॉन्सेप्ट ये है कि जो एक्सपेंडिचर का कॉलम है, अभी तक तो हम इसको एक्स मानते थे, इस बार इसको हमने एज्यूम करा है स्मॉल एक्स। एज्यूम एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, और स्मॉल एक्स के साथ साथ इनकी वैल्यू क्या क्या गिवन है, 2 3 5 4 11 और 5। इतना काम कर लिया आपने। अब यहां पर मैं एक नया कॉलम बना रहा हूं कैपिटल एक्स निकालने के लिए, और उसका फार्मूला मैंने लिखा है स्मॉल एक्स माइनस स्मॉल एक्स मीन। ये y है, ये एक्स स्क्वायर होगा और ये एक्स वाई होगा। ओके, कोई नया काम नहीं कर रहा, सिर्फ एक छोटा सा पार्ट मैंने चेंज करा है। अब देखो, यदि ये मेथड आपके समझ में आ गया तो सबसे इजी मेथड हो लगेगा आपको ये। और देखो करने में सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे जो आपको लगते हैं इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने पड़ते हैं हमें। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इजी तरीका बताता हूं आपको। सबसे पहले हमने इसका क्या, टोटल सिग्मा स्मॉल एक्स इज इक्वल टू, टोटल कर लो, ये 30 आ जाएगा, और मैं यहां पर एक्स मीन निकालता हूं तो एक्स मीन का फार्मूला क्या होगा, सिग्मा एक्स स्मॉल में डिवाइड में एन। ठीक है, तो ये बन जाएगा बेटा 30 डिवाइड बाई 6, क्योंकि 6 वैल्यू है ये, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा 5। ये क्या है बेटा, 5 स्मॉल एक्स। तो मैं बताता हूं कैपिटल एक्स कैसे निकालेंगे। बेटा यहां पर कैपिटल एक्स निकलेगा आपका, 2 को तो मैंने स्मॉल एक्स मान लिया, 2 माइनस 5 इजुकल टू, हाँ जी 2 माइनस 5, 2 में से 5 को मैंने कर दिया माइनस, तो बेटा 2 माइनस 5, हाँ जी क्या आ जाएगा बेटा 3। चलो देखो, क्योंकि मुझे कैपिटल एक्स को 0 बनाना है, तो 2 में से मैंने 5 को करा माइनस, तो माइनस के 3 माइनस 5 माइनस के 2, 5 माइनस 5 इजुकल टू 0, 4 माइनस 5 इजुकल टू -1, और 11 माइनस 5 इजुकल टू प्लस के 6, और बेटा 5 माइनस 5 इजुकल टू 0। तो देखो प्लस के 6 है, और यहां पर 3 और 2 5 और 1 6, ये भी प्लस के 6, तो इसका मतलब सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या आ गई 0। चलिए अब y लिख ले, 20 है, 25 है, 34 है, 30 है, 40 है, 31 है। सिग्मा y इज इक्वल टू बेटा 180 हो गया।
एक बार x की कर दे स्क्वायर, तो बेटा -3 है, -3 ये रहा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, -2 का स्क्वायर करेंगे 4, ये 0, -1 का करेंगे 1, +6 का करेंगे 36 और ये 0। कितना हो गया? ये हो गया हमारे पास 9 और 1 10, ठीक है बेटा, और 36 और 4 हमारा हो गया 36 और 4 मिला के 40, और 40 और 9 49 और 1 50, ये आ जाएगा बेटा 50। एक्स वाई की मल्टीप्लाई करके देखें, हाँ जी, -3 और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे -60, -50, 0, -30 और +240 और ये 0। सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू, कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ बेटा, ठीक है, तो ये आ जाएंगे हमारे पास 240 में से माइनस होंगे बेटा 30, माइनस होंगे 60 और माइनस होंगे 50, तो बेटा 100, ये आ जाएंगे हमारे पास प्लस के 100। अब हमें क्या करना है बेटा, बहुत सिंपल सा ए और बी निकाल लेते हैं। हाँ जी, फाइंड द ए वैल्यू, ए इज इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन एन, ए की वैल्यू कितना 100, और सॉरी सिग्मा, एक मिनट बेटा, ए की बने आपका ये, सॉरी, हाँ जी, सिग्मा वाई की वैल्यू कितना 180 और एन की वैल्यू कितना 6, 30 आ गया। बी की वैल्यू सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर, 100 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू 2। अब हमें फाइंड करना बेटा ए और बी की वैल्यू को पुट करना किसके साथ, हाँ जी, ए और बी की वैल्यू को पुट करना है रिग्रेशन में, तो यहां पे लिख दे, ये लीजिए, by putting the value of A and B in regression, हाँ जी, y on x, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जो रिग्रेशन है इसके अंदर इसको रिग्रेशन को पुट कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा बेटा y इज इक्वल टू 30 प्लस 2x, वैन, हाँ जी। अब जब हमें क्या करना बेटा, क्वेश्चन में निकालना क्या था, क्वेश्चन में कहता है बेटा 6 यूनिट के लिए एस्टिमेटेड द प्रॉफिट व्हेन द एक्सपेंडिचर इज 6, ठीक है, हाँ जी, व्हेन when expenditure is 6 unit, so estimated profit is equal to y is equal to 30 प्लस 2, और बेटा x की वैल्यू यहां पे थोड़ा सा समझना है, कोई कैपिटल x निकालने के लिए मैंने फार्मूला यूज किया था स्मॉल x, तो बेटा स्मॉल x तो हो गया माइनस के 6 और मीन हो गया आपका स्मॉल x मीन, ये फार्मूला लगा दो कैपिटल x के लिए, तो 30 प्लस 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे 2, और बेटा तो ये हो गया हमारा आंसर, क्या y इज इक्वल टू 32, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। सिर्फ इतना सा काम करना है, बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी, अदरवाइज नहीं तो आपको इस क्वेश्चन को इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना पड़ता, और इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते तो आपको थोड़ा समय ज्यादा लगता है।
आपकी मर्जी, आप इससे भी कर सकते हो या इनडायरेक्ट से भी, आंसर दोनों का सेम आएगा। लास्ट क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया, देखिए एक बार बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, द एग्जिस्ट ए रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइज। सिर्फ वहां पर लिखा हुआ था एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च और यहां पर लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग। इतना सा फर्क है, बाकी क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है। लास्ट 6 ईयर की इंफॉर्मेशन यहां भी गिवन है और यहां पर लास्ट में 5 के लिए आंसर निकालना। एडवर्टाइजमेंट पे 5 करोड़ रुपए खर्च करे उसके लिए निकालना आंसर। चलिए क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर देते हैं। कौन से मेथड से? जो अभी मैंने आपको लेटेस्ट मेथड कराया है। इसी मेथड को आप यूज कर सकते हो हर स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चन हमारे पॉपुलेशन बेस पे दिए हुए थे। ईयर, ईयर का कोई रोल नहीं है इसमें क्वेश्चन में, सिर्फ परफॉर्मा में डालना है क्योंकि बुक में लिखा हुआ है इस वजह से। अदरवाइज रियल का यहां पर कोई रोल नहीं है। यहां पर हमने ईयर लिख दिया बेटा। अच्छा क्वेश्चन नंबर था ये 2, यहां ईयर के बाद एक्सपेंडिचर और एडवर्टाइज। एडवर्टाइज एक्सपेंसेस जिसको हम मानेंगे स्मॉल एक्स, या फार्मूला बनेगा स्मॉल एक्स माइनस स्मॉल एक्स मीन इज इक्वल टू कैपिटल एक्स। ये हमारा वाई होगा प्रॉफिट, एक बार एक्स स्क्वायर और एक बार एक्स वाई। ईयर गिवन है हमारे पास 2004 से लेकर 9 तक। इंफॉर्मेशन यहां पे 1, 2, 4, 3, 10 और 4। हाँ जी, सबसे पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा क्वेश्चन में। ट्वेंटी 4 आ गया। चलिए यहां पर 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस के 3, 2 माइनस 4 माइनस 2, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3 माइनस के 4 माइनस 1, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस 6 और 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट है जैसा अभी हमने पीछे किया था, 3, 2, 5 और 1, 6। वहां भी 2 वैल्यू 0 के आई थी और यहां भी 2 वैल्यू 0 में आ रही है। सेम वही कॉन्सेप्ट कॉपी कट करा इन्होंने एग्जाम में, 0। ठीक है, और प्रॉफिट के लिए 18, 23, 32, 28, 38, 29, सिग्मा y इज इक्वल टू 168 और यहां पर एक बार स्क्वायर करेंगे 940136 और 0। वही बिल्कुल सेम 50 यहां भी आ जाएगा और देखते हैं आगे भी क्या 100 ही आता है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, पहला जैसा क्वेश्चन ही बनाया इन्होंने। हाँ जी, 18 इंटू माइनस के 3 माइनस के 54 माइनस के 46
0 माइनस के 28 और प्लस के मल्टीप्लाई करके देखो 2 2 8 और ये 0। सिग्मा एक्स वाई इजुकल टू कितना आ जाएगा बेटा 100। बिल्कुल सेम वही आंसर तो वही आ रहा है, वैल्यू चेंज करिए लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसी प्रोपोर्शनेट में आंसर को कर लेके आए हैं जैसे पहला था। ए इजुकल टू सिग्मा वाई अपॉन एन इजुकल टू 168 अपॉन हाँ जी 6 इजुकल टू 28 और b इजुकल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर इजुकल टू 100 डिवाइड बाई 50 इजुकल टू 2। वही करेंगे, ए और बी की वैल्यू तो पुट कर ही दोगे। व्हेन करोड़ तो y इजिकल टू a प्लस बी एक्स। तो बेटा वैल्यू पुट करेंगे a प्लस बी एक्स में a और b की और 5 करोड़ की। तो 5 इजिकल टू क्या हो जाएगा 28 प्लस 2 और इसे निकालने के लिए पहले लेंगे जिसके लिए आंसर निकालना है और फिर मीन जो आया वो। ट्वेंटी 5 में से 4 गया तो 1, 1 की मल्टीप्लाई 2 में कही तो 2। y इक्वल टू 30 हो गया क्वेश्चन। चेक कर ले आंसर, आंसर भी 30 यस। ये लीजिए बेटा क्वेश्चन भी हमारा ये कंप्लीट हो गया। देखा जाए तो बेटा पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल कवर करा दिए हैं। जो भी हमारा होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे वो भी मैंने 3rd क्लास में कवर करा दिए। ठीक है, टाइप सी के भी क्वेश्चन कवर करा दिए। तो ये पूरी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मुझे लगता नहीं है किसी भी बच्चे को कोई डाउट रहा होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।